नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बेहद खास रहा है। इस दौरे से भारत और रूस के संबंधों को और मजबूती मिली। पुतिन के दौरे के दौरान कई अहम घोषणाएं भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। इन समझौतों का मकसद भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाना है। भारत और रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हैदराबाद हाउस में बेहद खास मीटिंग की। इस खास बैठक के बाद पीएम मोदी ने साझा बयान में भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया। और ये मुलाकात यूं ही नहीं खास कही जा रही, क्योंकि इस मुलाकात पर नजर भारत और रूस की तो थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन की कहीं ज्यादा नजदीक तौर पर नजर थी। जब से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को अलग थलग छोड़ा है, पूरे यूक्रेन रूस वॉर में अब यूरोपियन यूनियन बड़ा हिस्सा दिखा रहा है। लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं कि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो रूस से खरीदारी कर रहा है, क्या वो यूक्रेन वॉर को फंड करना नहीं है? अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है, क्या वो यूक्रेन वॉर को फंड करना नहीं है? लेकिन मोदी पुतिन की बड़ी बातों पर फोकस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुबह दोपहर शाम अलग अलग होती रहती हैं। भारत और रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा, व्यापार $60 अरब से ज्यादा का है। लेकिन भारत के फेवर में अभी ये व्यापार उतना नहीं है और इसको देखा जा रहा है, इसको समझा जा रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रुति जुड़ गई है, श्रुति दासगुप्ता, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। श्रुति, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और नन अदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने भी समय निकाला। आपसे भी चर्चा करेंगे और खास तौर पर मैं आपसे डिफेंस को रिलेटेड चर्चा करूंगा। लेकिन एक ओवरऑल श्रुति, इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले से ये तस्वीर कईयों को खटक रही होगी या खटकनी तब से शुरू हो गई होगी जब से दौरा कंफर्म हो गया होगा। अब जो तस्वीरें जा रही हैं वो भी चुभ रही होंगी। क्या पता उसके बाद टैरिफ का एक गुस्सा और आए, लेकिन वो कुछ भी होता है वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस दौरे के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? इसके अंदर ये है कि दोस्ती बनी हुई है और इस वक्त जो 9 MOU साइन हुए हैं उसके अंदर अगले 25 सालों की नींव रख दी गई है। इसमें जो कोऑपरेशन है वो सिर्फ 2030 का 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड नहीं है। इंडिया का 2047 का जो व्यू है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। उसके अंदर उसकी चीजों को भी एड्रेस किया जा रहा है, जैसे हमारा 100 गीगावाट का न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी वाला जो प्लान है वो एड्रेस किया जा रहा है। जो KNPP का प्लांट है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर जिस तरह से पुतिन के बयान भी हैं और जो हमने MOU साइन करे हैं उससे हमें दिख रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है। हम उनके साथ आगे बढ़ के अपनी देश के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्रूड ऑयल को लेके जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें हमने साफ देख लिया, जैसे आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के सुबह शाम के बयान अलग हो सकते हैं, वो आगे जाके कुछ भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर विजिट और इसके MOUs को लेकर। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम खरीदें, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को भी झटके लग रहे हैं। उसको भी चाहिए कि एक स्टेडी जो बायर है वो इंडिया रहे, और उसके चलते उन्होंने आगे के सिक्योरिटी जो है सप्लाई की प्रॉमिस करी है इंडिया को, और इंडिया ने एज अ बायर ये प्रॉमिस किया है कि वो कंटिन्यू करेगा। किस हद तक वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पार्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं आने वाली है। उसके अलावा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक जो नींव रखी है वो है कि रशिया एजुकेशन एजेंसी खोल दी यहाँ इंडिया में। इससे क्या हुआ कि म्यूचुअल क्वालिफिकेशन का रिकग्निशन होगा। हम R&D खोलेंगे, एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज में बच्चे जा सकेंगे पढ़ने के लिए, और एक दूसरे के अंदर एक पूरा एजुकेशन कल्चर जो है इंडिया रशिया स्टूडेंट कोऑपरेशन स्किल बिल्डिंग, ये चीजें होंगी। और इसके ऊपर एक पिरामिड आ रहा है लेबर पैक का, तो जिसके अंदर हमने कुछ महीने पहले सुना था कि भाई लेबर को ले गया गए कि भाई आप काम करेंगे वहां पे, फिर वहां पे पता चला कि उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में डाल दिया गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था उनको अच्छे से समझ नहीं आया। तो प्राइवेट पार्टी जो है उसके अंदर ये थोड़ी सी धोखाधड़ी हो रही थी किसी के साथ, और दोनों गवर्नमेंट्स को इंटरफेयर करना पड़ गया था।
उन लोगों को वापस लाने के लिए। तो इसके ऊपर जो है एक लेबर पैक्ट आया है। लेबर पैक्ट के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने यूनियनाइजेशन बोली है, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन सेट करी हैं, उसके अंदर आपके आपस में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बात करिए। लेबर इंटेंसिव रिक्वायरमेंट है रशिया की, और इंडिया को स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करने की इच्छा है, क्योंकि हमारे H1B वीजा के साथ जो चल के प्रॉब्लम्स हो रही है वो हम सबको पता है। तो इंडिया के पास लेबर है प्रोवाइड करने को, और रशिया उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, बट विद इन द प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ लेबर पैक्ट। तो ये दोनों चीजें जो है ये आगे चल के की कोऑपरेशन के अंदर इंडिया रशिया एज इंडियंस एंड रशियंस हमें दिखाई देगा। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने रूपी रूबल पे के अंदर जो बॉटल नेक्स आ रहे थे उसको एड्रेस किया है हमने। फार्मर्स, हमारे शिवराज सिंह चौहान आज उनके काउंटर पार्ट से मिले हैं, उन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर रिसर्च को लेकर, फार्मर्स की सिक्योरिटी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर बात करी है। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिखाई दे रहा है कि अगले 25 वर्ष तक इंडिया रशिया आगे कैसे बढ़ेगा। वाकई 25 साल का एक यहाँ पर रोड मैप रख दिया गया है। नहीं, नटशल आपने ये चीज़ें सामने रख दी। लेकिन मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ एम्बेसडर योगेश गुप्ता भी जुड़ेंगे। कुलकर्णी साहब, ये जो आज चीज़ें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है भारत और रूस दोनों ये भी दिखाना चाहते हैं, कम से कम भारत तो दिखाना चाहता है कि उसकी डिप्लोमेसी फ्री है और उसकी डिप्लोमेसी इंडिपेंडेंट है, उसका फॉरेन अफेयर्स अपने हिसाब से काम करता है, भारत के हित में काम करता है, और वो किसी के तरफ से गवर्न नहीं किया जाता। कम से कम वॉशिंगटन डीसी तो उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये एक तस्वीर। लेकिन इस बीच में दोनों ही दोषियों ने इस बात से परहेज भी किया है कि कुछ ऐसा सामने इन तस्वीरों के साथ आए जो नाराजगियों को और तल्ख करे। मैं इशारा कर रहा हूं डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर। एक तरीके से हुए जरूर होंगे पर्दे के पीछे, लेकिन बातचीत सामने नहीं उतनी स्पष्ट तरीके से रखी गई। कोई खास वजह? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कम से कम किस प्रकार से हम लोग रूस के साथ एक जो दोस्ताना है, और ये दोस्ताना संबंध जो है रूस के साथ आजादी से पहले से हैं, और आज तक। और मैं कहूंगा कि 1947 में भी, 65 में भी हमने देखा, ताशकंद एग्रीमेंट में 1961 में देखा हमने, गोवा लिबरेशन में, और उसके बाद 71 में तो हमने देखा कि किस प्रकार से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है। उसके बाद जब 2000 के बाद ये स्ट्रैटेजिक एंड स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप आई दोनों देशों के बीच में, तो ये जो दोस्ताना संबंध है, और धीरे धीरे करके डिफेंस के एरिया में वी वर ऑलमोस्ट डिपेंडेंट 68% ऑन erstwhile सोवियत यूनियन, और काफी साल तक चलता रहा। उसके बाद और धीरे धीरे करके अब आज की तारीख में तकरीबन 38% के आसपास डिपेंडेंसी आई है, क्योंकि अब हम यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, इसराइल के साथ, तो सारे, नॉट टू हैव ऑल एग्स इन वन बास्केट, हम लोगों ने यकीन किया है कि कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, कुछ रशियन टेक्नोलॉजी, सबको लेते हुए, और खासकर जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसका एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं कि स्मॉल आर्म्स में AK-203 है, किस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ने मिल करके बनाई है। इससे पहले ब्रह्मोस हम लोगों ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में कितना इफेक्टिव रहा है। हमने S-400 लिया है, उसका हमने इफेक्ट देखा है। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद और 5 बैटरीज के लिए भी कुछ रिपीट ऑर्डर्स के बारे में बातचीत की जाएगी, और उसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है, चाहे वो Su-30 को लेकर के उसके अपग्रेडेशन, जैसे श्रुति जी ने कहा कि अगले 30 साल के लिए हम लोग कार्रवाई करें, तो इसमें भी 66,000 करोड़ Su-30 के अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके कंप्लीटली स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। और फिर Su-57 का क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा, कैसे होगा, वो बात में भी होगा। लेकिन कम से कम एक तरीके से ये जो भरोसा दिखाया जा रहा है एक देशों एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। और पर्सनल केमिस्ट्री जो है दोनों नेताओं के बीच की, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और ये सब को देखते हुए, खासकर पूरे विश्व में जो रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, इनका विजिट जो भारत को आता है, दो पार्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग जो 23rd मीट है, हर ऑल्टरनेट ईयर में हिंदुस्तान में या फिर रूस में होता है,
लेकिन ऐसे वक्त जब दुनिया, खासकर वेस्टर्न पावर्स जो है रूस को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, वो हिंदुस्तान में आए हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये भी एक मैसेजिंग जाता है पूरे विश्व को, जिस हम लोगों ने देखा किस प्रकार से एम्बेसडर्स हैं दिल्ली में, जो फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, यूके के हैं, उन्होंने किस तरीके से चिट्ठियां लिखी कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक तरीके से मैसेजिंग हुआ है। लेकिन भारत स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए, बिलीव इन मल्टीपोलैरिटी जिसमें रूस भी बिलीव करता है, उसको लेकर के, तो ये एक होलिस्टिक जो है, और जो दोस्ती दिखाई है दोनों नेता पुतिन और मोदी जी जो अपने हैं, दोनों के तकरीबन 25 साल इन पब्लिक सर्विस बराबर के हैं। उन्होंने भी उधर 2001 में, इधर मोदी जी भी 2001 का, फिर लगातार चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और उनका कहना बार बार ये कि मोदी जी का पूरा ये सोच ही हिंदुस्तान के लिए है, उनका जीना जगना खाना पीना सब हिंदुस्तान ही लगता है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, 12% के रेट से ग्रो कर रहा है, दोनों के बीच में जिस प्रकार से जो ट्रेड है वो $100 बिलियन को ले जाना है 2030। मोदी जी ने कहा नहीं, और भी जल्दी होने की उम्मीद है। और $68 बिलियन का जो ट्रेड है, जिसमें दो अपना एक्सपोर्ट में भी जस्ट अबाउट $5 बिलियन, मे बी लिटिल लेस देन $5 बिलियन, और तेल के कारण, और तेल को लेकर के भी पुतिन ने श्योर्ड कि आपको तेल मिलता रहेगा। तो ये जो सारी बातें हैं, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, तो जो इससे जो एनर्जी जो स्फूर्ति मिली है दोनों देशों के रिश्तों में, वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है पूरा विश्व की नजर थी, इसमें कोई शक नहीं। आप देखते हैं कि मैक्रोन चाइना में थे, तो वो विजिट इतना कवर नहीं कर पाए, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में सबने सिर्फ पुतिन और मोदी जी की जो विजिट है, पुतिन की विजिट जो हिंदुस्तान में है, वो उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश की। ये साफ दर्शाता है कि दोनों देश जो है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, किसी से मतलब वी कांट बी बुली, कोई हमें तो हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट नेशन एंड लाइक राइटली सो, एंड हम जानते हैं हम लोगों ने क्या करना है। और दोनों ही विश्व में शांति चाहते हैं। पुतिन ने बार बार इस बात का कहा कि यूक्रेन को लेकर के खासकर, कि मैं तो हमेशा चाहता हूं कि वहां पे शांति हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है, जो नाटो है, वो जबरदस्ती आई थिंक लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए आने से पहले उन्होंने कहा अगर यूरोप हमसे लड़ना चाहता है तो मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो ऑल दिस, ये जो मैसेजिंग का काइंड ऑफ पोस्चरिंग दोनों तरफ से हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर ट्रंप के लिए उन्होंने अच्छे शब्द कहे कि ट्रंप जरूर चाहते हैं कि या किसी प्रकार से युद्ध रुके, और उनके मैं आऊंगा पॉजिटिविटी को सर, मैं आपके जानता हूं। आपका भी रुख करूंगा, एक बार फिर आपका रुख करूंगा, लेकिन तब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर वो खामोशी आखिर क्यों बढ़ती गई है। लेकिन एम्बेसडर योगेश गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एम्बेसडर योगेश गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में हमारे साथ वक्त निकालने के लिए सर। एम्बेसडर योगेश, इस यात्रा को लेकर चर्चा जो जितना मैं इंटरनेट को खंगाल पाया, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली भारत और रूस के कहीं ज़्यादा चर्चा यूएस, ईयू में या यूके में या फिर चीन में हो रही है, और चीन का मीडिया बहुत कुछ उसको कवरेज दे रहा है। एक दिमित्री पेस्कोव जो कि पुतिन के तरफ से जो स्टेटमेंट आए उनकी तरफ से, पेस्कोव के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए चीन का मीडिया इस यात्रा को लिख रहा है और कह रहा है। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि जो विदेशी मीडिया है उसका कहना है, पेस्कोव ने साफ किया था कि रूस एक लिमिटलेस फॉर्म में भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत कितना आगे बढ़ सकता है। क्या भारत ने इस अनलिमिटेड साझेदारी के लिए अनिश्चितता बनाए रखी ताकि अमेरिका और रूस के बीच में बैलेंस कायम किया जा सके? इस यात्रा को देखते हुए आपका इस सवाल पर स्पष्टीकरण मैं समझना चाहूंगा। देखिए, हमने जो है काफ़ी चीज़ें की है इस विज़िट में। ये विज़िट दोनों देशों के लिए पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोनों देशों पर जो है वो अमेरिका का और औरों का प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। रूस को लग रहा था कि भाई ये सैंक्शंस बहुत अमेरिका के हो रहे हैं, एंड उसके ऊपर जो है वो चाइना का भी थोड़ा सा मतलब वो नहीं इस बात से बहुत खुश है कि भाई
बहुत ज़्यादा चाइना की डोमिनेंस हो या चाइना का वहाँ प्रभाव पड़े। हमारे ऊपर भी देखिए, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और काफ़ी जो है अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ्स डाल के और चीज़ें डाल के काफ़ी एंटी इंडियन एक्शंस लेके हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान के माध्यम से हम पे बहुत प्रेशर डाला है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और इस विजिट में जो है हमने काफ़ी कोशिश करी है दोनों मुल्कों की जो ज़रूरियात हैं उनको देखते हुए, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड है या छोटे छोटे रिएक्टर्स की बात हो रही है, या अमेरिका रूस के अंदर देखिए वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, तो उसके लिए भारत आगे आया है कि हम अपने लोगों को भेजेंगे। वहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन होगा यूरिया का। और वहाँ से जो है जो रूस के नागरिक हैं वो भारत आसानी से आ पाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा दोनों मुल्कों के बीच में। और साफ साफ जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि भाई जो भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत कम रह गए थे, 5-6 बिलियन और उनके बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसको वो एड्रेस करेंगे। और भारत से वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे और भारत की कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर पाएंगी। उसके अलावा जो देखिए मतलब एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में मैं ये कहूँगा कि ये विजिट डिफेंस का जो पार्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं स्पेसिफिकली कही गई हैं। वो शायद अमेरिका का के एंगल को देखते हुए कि हमारा वो ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ बातचीत हो रही है, तो अमेरिका को शायद अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स या देखकर, तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ा स्पष्ट नहीं की गई हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर शायद बातचीत भी अभी जारी है, वो भी बात है। तो सब मिलाकर जो है यही लगता है कि बहुत अच्छा विजिट रहा है। और पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत और रूस जो है वो अपनी रिश्तों को आगे ले जाएंगे और ये रिश्ते अब और बेहतरीन होंगे पहले से। वाकई ये रिश्ते और बेहतरीन होंगे अब। श्रुति श्रुति मैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक, मैंने पिछले कुछ दिनों में एक चीज तो महसूस की है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर अब दर्शकों के भी कमेंट आने लगे हैं। यानी अब लोग सोच को विस्तार दे चुके हैं, जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को समझते हैं। आज जो चीजें सामने रखी गई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक कर उस पर आगे आऊंगा, लेकिन जो कुछ भी सामने रखा गया ये उस ट्रंप की धमकी के आलोक में या प्रकाश में देखने लायक है कि उन्होंने कहा था कि भारत को रूस के साथ बिजनेस या किसी भी तरह की डील नहीं करनी होगी क्योंकि वो यूक्रेन वॉर को फंड करने की तरह है। फिर भी ये चीजें सामने आई हैं। क्या अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जो चेतावनी दे रहे थे, इसको लेकर भारत को और कड़े रूप से देख सकते हैं या वैसे कुछ फैसले ले सकते हैं? देखिए, भारत जैसा बड़ा मार्केट जो है वो यूरोप की भी रिक्वायरमेंट है और यूएसए की भी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो इन दोनों देशों के जो फिंच रिपोर्ट्स, मूडी रिपोर्ट्स जो आई हैं इन दोनों यूरोपियन यूनियन के ऊपर या आपके यूएसए के ऊपर, उसमें साफ दर्शाता है कि ये लोग रिसेशन के एकदम ब्रिंक पे खड़े हैं। तो इनको भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए, इनको भारत के मार्केट एक्सेस भी चाहिए, और ऐसे में वो भारत पे दबाव भी डालना चाहते हैं। ये दबाव उनका कॉलोनियल माइंडसेट का शायद हिस्सा रह गया होगा कि भाई हम शायद अभी भी उतने बड़े हैं कि हम इंडिया को बता सके वो क्या कर रहे हैं। वो भूल गए कि हमारे 8 पॉइंट समथिंग की उससे जीडीपी अभी भी भाग रही है, चाहे वो कोई भी रिसेशन कर रहे हो, चाहे वो कितना भी हिचकिचा क्यों नहीं रहे हो हमारे साथ एफटीए साइन करने के लिए। साथ ही में वो चाहे कितने भी सैंक्शंस लगा लें, हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हमें हमारी स्ट्रैटेजिक जो है ऑटोनॉमी है वो मेंटेन करनी है। अगर आप देखें, जैसे अभी आपने रीलोस की बात करी, तो हमने रीलोस के साथ साथ लीमोस भी कर रखा है, जहां यूएसए भी हमारी मरीन बेसिस को यूज कर सकता है और हम भी उनके यूज कर सकते हैं। तो हम बैलेंसिंग एक्ट हमेशा ही करते आ रहे हैं। ये हमारा शायद नॉन अलाइनमेंट का शायद हैंगओवर है कि हम आज भी किसी के पक्ष नहीं चुनते, सिर्फ अपना पक्ष चुनते हैं, और अपने पक्ष में चाहे फिर हमें आगे कुछ भी करना जाए। अभी अगर आप देखें, पुतिन की स्टेटमेंट यहाँ आने से पहले उन्होंने इंडिया चाइना दोनों को मेंशन किया, क्योंकि वो चाहते हैं रशिया इंडिया चाइना का जो पावर एक्सेस है वो बने।
और इसके लिए उस उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव हुए हैं उस पर कभी भी कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बायलैटरल सीमा तक लिमिटेड रहे, और वो भी जी। जानते हैं कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर डाला जाएगा तो इंडिया उसके ऊपर ढंग से उस हिसाब से नहीं रिएक्ट करेगी जिस हिसाब से आप उसको पुश करना चाह रहे हैं। जैसे ट्रम्प के साथ हुआ है, आप जिस डायरेक्शन में आप हमें पुश करना चाहेंगे हम उसमें फाइट बैक करते हैं, और जी। हम सिर्फ अपने बेनिफिट की बात आगे रखते हैं। तो चाहे वो ऑपेड लिखने की बात हो जाए, यहाँ के जो तीन जो अभी लिखा था उन्होंने, चाहे वहां से धमकी देने की बात हो रही, लेकिन अगर इनकी किसी भी मीडिया में आप देखेंगे मैं तो वो जो गले लगना है और वो जो मैं हाथ लगाना है और वो जो साथ में बैठ के आगे जाना है, ये सब चीजें उन्होंने नोट करी हैं श्रुति, और श्रुति, मैं उनको आप समझ लोगों में को आया रोकना है। नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों के जरिए मैं भी समझना चाहता हूं, लेकिन समय इजाजत कई बार नहीं देता। फिर भी ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी शायद ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें डिप्लोमेसी ने अपने दायरे तोड़े हैं। हमारे देश है रूस की डिप्लोमेसी ने नहीं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की डिप्लोमेसी ने दायरे तोड़े हैं, और इन्होंने एक जो नया तरीका शुरू किया है, क्या ये आगे और देशों में भी फैलेगा? इस छूत का एक बीमारी लगेगी, क्योंकि इस तरीके से भारत के मामलों में दखल देने की शायद पहली बार कोशिश की गई। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल के लिए सर आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला, हमारे साथ आप लोग जुड़े। आज की पीढ़ी का रुझान